हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल and the basic structure of modern periodic table. Also, the electronic configuration of all the atoms, elements. So, सारे तो एलिमेंट हम नहीं देख सकते because 118 elements are there in a periodic table. So, मैंने first 20 elements consider किए हैं, जो कि आपके 10th स्टैंडर्ड तक बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th 12th में भी आप जाएंगे तो फर्स्ट टू 20 एलिमेंट्स का ही ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। So first 20 elements, it is very important. So keeping this thing into the mind, I have considered the first 20 elements from the periodic table. So चलिए जल्दी से हम periodic table के basic structure को समझते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले periodic table को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है ग्रुप, the vertical column, and second horizontal row. vertical column को हम ग्रुप कहते हैं और horizontal रो को हम पीरियड कहते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको पी से डिनोट किया है। पी स्टैंड फॉर पीरियड। तो ये आपका जो हाइड्रोजन और हीलियम है, ये एक पीरियड में आएगा। देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सेकेंड पीरियड में आएगा। दिस इज योर थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड हैं। कितने पीरियड है? 7 पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। और वर्टिकल कॉलम जिसे हम ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर इसको जी से रिप्रेजेंट किया है। G1, G2, G3, G4 टिल लास्ट कम्स योर G18, दैट इज 18 ग्रुप। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में आया कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड और कितने ग्रुप हैं, तो 7 पीरियड्स आर देयर एंड 18 ग्रुप्स आर देयर इन अ पीरियोडिक टेबल। तो ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब इस पीरियोडिक टेबल में इसको 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया है, या आप बोल सकते हो कि 4 ब्लॉक में इसे डिवाइड किया है। तो पहला जो आता है एस ब्लॉक। तो ये जो पहला 2 वर्टिकल कॉलम है, या जो फर्स्ट 2 ग्रुप है, फर्स्ट 2 ग्रुप्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस ब्लॉक। सेकेंड G13, मतलब पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप को तो एस ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया। G13 से G3 से लेके G12 तक जो ग्रुप है उसको डी ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया। हालांकि मैंने यहां पर 6 कॉलम ही बनाया है स्पेस कम होने के कारण। आप इमेजिन करो G3 से लेके G12 तक के ब्लॉक को कहा जाता है डी ब्लॉक, और G13 से लेके G18 तक को कहा जाता है पी ब्लॉक। और डी ब्लॉक का ही एक और ब्लॉक है सब ब्लॉक, जिसे एफ ब्लॉक कहा जाता है, जिसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज इसमें कंसीडर किया गया है। तो ये इस प्लेस पर आते हैं थर्ड ग्रुप के 6 पीरियड में, और थर्ड ग्रुप के 7 पीरियड में एक्टिनाइड आता है। थर्ड ग्रुप के 6 पीरियड में लैक्टिनाइड है, थर्ड ग्रुप के 7 पीरियड में एक्टिनाइड सीरीज है। हालांकि ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक में मोर देन 10 से ज्यादा एलिमेंट हमें डिस्कवर हुए थे बाद में, तो उनका एटॉमिक मास कुछ ऐसा था कि इसको इन्हीं बॉक्स में रखा गया है। तो ये हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपको पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, SDPF। SDPF फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लिया। एस ब्लॉक में आने वाले कौन से ग्रुप है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड। पी ब्लॉक में आने वाले कौन से ग्रुप है, G13 टू G18। डी ब्लॉक में आने वाले कौन से ग्रुप है, सो फ्रॉम G3 टू G12। और एफ ब्लॉक में आने वाले कौन से एलिमेंट है, तो आपको बोलना पड़ेगा लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, आप वहां से उसको कॉपी कर लो। तो ये तो है बेटा इसका बेसिक स्ट्रक्चर। और एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि एक जिगजैग लाइन है। ये जिगजैग लाइन आप यहां पर देख सकते हैं। ये जिगजैग लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो इस पीरियोडिक टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल। जिगजैग लाइन का जो लेफ्ट हैंड साइड है,
यहां पे जितने भी एलिमेंट्स आए थे वो सारे मेटल थे, और इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट आए सारे के सारे नॉन मेटल, सारे के सारे नॉन मेटल। और इस जिगजैग लाइन पे जो एलिमेंट है जिसको मैंने रेड मार्कर से लिखा है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलूरियम, तो ये ऐसे एलिमेंट है जो मेटलॉइड कैरेक्टर शो करते थे। मेटलॉइड यानी कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर या दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल। तो बेसिकली हमारा पीरियोडिक टेबल कितने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कितने टाइप के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? 3 टाइप होते हैं, मेटॉलिक, नॉन मेटॉलिक और मेटलॉइड। ठीक है, तो ये कुछ 6-7 एलिमेंट आप याद कर लो जो नॉन मेटल जो मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, और ये जिगजैग लाइन मेटल और नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं जो G18 कॉलम है, जनरली उसमें सारे के सारे नोबल गैस को रखा गया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, लाइक दिस। और ये जो इसमें जो एलिमेंट प्लेस किए गए हैं वो रो वाइज किए गए हैं। लाइक मैं पहले रो की बात करता हूं, तो पहला आइटम आता है, एलिमेंट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। फिर इसी पीरियड में जाऊंगा लास्ट में हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। देन कम्स लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3। देन कम्स बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4। बोरॉन कम एट 5th, कार्बन 6th, नाइट्रोजन 7th, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। ये सारे एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर आपको पहले 20 याद होने चाहिए। अगर बेटा आपको एटॉमिक नंबर याद हो गया ना, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आसानी से कर लोगे। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 एंड द कैल्शियम एट 20 प्लेस। ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं पर मैंने पहले 20 एलिमेंट्स लिए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट करता है। सारे गैस फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। नोबल गैस कहां रखे गए थे? पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस कहां मिलेंगे? तो आप कहोगे सर G18 ग्रुप में मिलेंगे, या आप उसे पी ब्लॉक भी बोल सकते हो कि पी ब्लॉक के G18 ग्रुप में हमें सारे नोबल गैस वहां पर मिलेंगे क्योंकि सारे एलिमेंट को वहां पर प्लेस किया गया था। अब हम बात करते हैं ये ग्रुप और ये पीरियड हमें क्या बताते हैं। ध्यान देना बेटा, पीरियड जो हमें बताता है ये बताएगा कि इस एटम का ऑर्बिट कितना है, यानी शेल जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो मुझे लगता है कि इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के वो पहले बता दूं, फिर मैं आपको इस पर दोबारा लेकर आऊंगा। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानने से पहले आप एलिमेंट के बेसिक फंडामेंटल टर्म्स को जानिए कि किसी भी एटम के अंदर उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा? एक न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, और ये जो प्रोटॉन होता है, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर जानना है तो आपको उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं ये पता करना होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही हमें बताता है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होगा वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। इस प्रोटॉन के साथ इसमें एक न्यूट्रॉन होता है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन। और जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्लस करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, तब हमें पता चलता है
किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है दोनों नंबर को आपको प्लस करना होगा। जैसे अगर मैंने कार्बन का एटॉमिक नंबर पूछा तो कार्बन देखो कौन से प्लेस पर है, 6 पर है ना। तो कार्बन में कितने प्रोटॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, और 6 प्रोटॉन हैं तो 6 आपका न्यूट्रॉन भी होता है। तो इसलिए कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 12। इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन हो गया। अब हम बात करेंगे इसके ऑर्बिट पे। इसके ऑर्बिट पे बेटा 1 2 3 4 और अंदर की तरफ होते हैं 2। इसके ऑर्बिट में कार्बन के अगर मैं बात करूं तो कार्बन के या किसी भी न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक, ये आप मान लो कि न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट है। उस ऑर्बिट पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है। क्या कहा मैंने, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेसिकली हर एटम के 3 पार्ट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रली चार्ज, 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी एटम के। ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा इक्वल होता है प्रोटॉन से। अगर किसी भी कंपाउंड में प्रोटॉन, अगर मान लो कि ये सोडियम का एटम है, तो सोडियम में एटम होता है 11 प्रोटॉन, सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 है, यानी कि उसका एटॉमिक मास 11 हो गया, करेक्ट ना। प्रोटॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को। अगर मैं कह रहा हूं कि सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं तो 11 एटॉमिक नंबर हो गया। तो अगर 11 प्रोटॉन होंगे तो बेटा उसका इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। ऑलवेज रिमेंबर, प्रोटॉन इज ऑलवेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फाइन, हमेशा याद रखना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा आपस में इक्वल ही होते हैं। एक बार न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये आपको बेसिक टर्म समझ में आ गया। किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होता है। प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट करता है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पीरियड को और ग्रुप को स्टडी करेंगे। पीरियड हमें क्या बताता है, जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो बेटा क्या होता है, उसके शेल, हर एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो बढ़ता जाएगा, एक एक बढ़ता जाएगा। कैसे, जैसे हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 हुआ। तो 3 इलेक्ट्रॉन आप लिथियम का कैसे लिखोगे, तो आपको पता होगा, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा कि ऑर्बिट को हम K L M N से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एटम, मैंने रैंडम कोई एटम ले लिया है, ये उसका पहला ऑर्बिट है, ये उसका दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा और ये चौथा। तो किसी भी एटम में उसके जो ऑर्बिट होते हैं
उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले वाले को के शेल का नाम दिया गया है, दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन। के एल एम एन ओ, ऐसे जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा, हर शेल की अपनी कैपेसिटी होती है। और वो कैसे फाइंड करते हैं? 2n स्क्वायर के जनरल फॉर्मूला से। 2n का स्क्वायर में n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर मैं के शेल की बात करूं तो ये पहला शेल है। अगर मैं किसी भी हाइड्रोजन की चलो बात करता हूं, मान लो हाइड्रोजन के चारों तरफ, हाइड्रोजन जो उसके न्यूक्लियस के बाहर एक शेल होता है, तो नंबर ऑफ शेल कितना है? 1। तो इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, आप इसको इस फॉर्मूला में पुट कीजिए 2n के स्क्वायर के। फॉर्मूला क्या दिया है? जनरल फॉर्मूला 2n स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन में एक ऑर्बिट होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है? 1 है। तो 1 का स्क्वायर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 2 जा 2, यानी हाइड्रोजन के बाहर हम 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, हाइड्रोजन नहीं किसी भी एलिमेंट के पहले ऑर्बिट में हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मान लो मैंने कोई दूसरा एटम लिया और एक ऑर्बिट बढ़ा दिया, और तो पहले ऑर्बिट में जिसको हम के कहते हैं, तो के की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन रखने की हुई? 2। उसी तरीके से सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हुए हैं? 2 नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो अब हम क्या करेंगे? 2 तो एज इट इज आएगा, n की जगह आप 2 लिखेंगे क्योंकि ये 2 ऑर्बिट आ गए ना बेटा। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। तो यानी L की कैपेसिटी कितनी होगी? जो सेकेंड शेल है L, वो अपने में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रखेगा। अगर फिर भी एलिमेंट के पास उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो एक और शेल बढ़ाएगा, एक और ऑर्बिट बढ़ाएगा और उसमें पास ऑन करेगा। तो तीसरा ऑर्बिट आता है आपका m। मान लो तीसरा ऑर्बिट आ गया आपका m नाम का, तो तीसरा ऑर्बिट है तो n क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18। तो n की कैपेसिटी कितनी होगी? 18। उसी तरीके से n की कैपेसिटी होगी 32। 2 8 18 32। इस तरीके से हर ऑर्बिट की अपनी इलेक्ट्रॉन रखने की या एकोमोडेट करने की उनकी एक कैपेसिटी होती है। सो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि के यानी पहला शेल कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 2। एल यानी कि दूसरा शेल या दूसरा ऑर्बिट, वो कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 8। एन कितना रख सकता है? 18। एन कितना रख सकता है? 32। अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि अब मैं जब एटम या एलिमेंट आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको मुझे बताना है। ये बीच वाला मैं मिटा दे रहा हूं, जरूरत नहीं है मुझे, जो एलिमेंट दिख रहे हैं हम उसी पे काम कर सकते हैं। तो पहले मैं आपसे बात करूंगा पीरियड के ऊपर। तो मान लो मैंने पहला ले लिया आपसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया। तो हाइड्रोजन के का एटॉमिक नंबर है 1, यानी कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? ओनली 1। तो इसका आउटर मोस्ट में कितना ऑर्बिट है हाइड्रोजन के? एक शेल है, यानी एक ऑर्बिट हुआ। करेक्ट। इसके लिए इसको फर्स्ट पीरियड में रखा। अब लिथियम का देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। और आप जानते हैं पहले ऑर्बिट में कितना रख सकते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 से ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो तीसरा कहां जाएगा? एक ऑर्बिट बढ़ जाएगा और आप इसमें डाल दो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। लिथियम में कितने शेल लगे? 2 शेल लगे। देखो वो सेकेंड पीरियड में है। बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। के की कैपेसिटी सिर्फ 2 की है। उसके तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, बचे कितने? 9, है ना। अब ये 9 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? दूसरे ऑर्बिट में। और यहां ये वाला था आपका के, अब एल की कैपेसिटी कितनी है? सेकेंड ऑर्बिट है, वो आपका जनरल फॉर्मूला है ना 2n स्क्वायर।
तो सेकेंड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 2 4 6 8। तो अब 9 में से 8 गए तो कितना बचा 1। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब वो वहां कहां रखोगे, तो उसके लिए आपको एक और शेल बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आप काउंट कर लो, 11 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी 11 जो है सोडियम का एटॉमिक नंबर है और 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सोडियम कहां आता है, थर्ड पीरियड में। और सोडियम के पास कितने ऑर्बिट है, कितने शेल हैं, 1 2 3 शेल है। तो बेटा एक चीज आपको इससे समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपको किसी भी एटम, अगर आप पीरियड में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑर्बिट क्या है, बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ शेल विल इंक्रीज व्हाइल यू गो फ्रॉम अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो शेल्स क्यों बढ़ते हैं। दैट इज द रीजन। और इसमें एक चीज आपको नोटिस करने वाली है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। और ये तीनों कहां आते हैं, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो जीवन में। तो एक और कॉन्सेप्ट पूछता है कि पीरियोडिक टेबल में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। द आंसर इज 1। आप किसी का भी ले लो, पोटेशियम का K है, पोटेशियम का आप चाहते हो मैं करके बताऊं, वीडियो का साइज बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपको जरूरत है तो देखो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। सोडियम, नॉट सोडियम, इट इज अ पोटेशियम। तो पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी का कहां जाएगा। अब 19 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपका यहां आ गया, में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितने बचे, 17। अब ये 17 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, 17 में से 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये 17 में से 8 इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन बचे। तो पहले 8 कहां जाएंगे, दूसरे शेल में, ठीक है। अब उसके लिए एक और शेल बनाइए, ये है आपका KLM, तीसरा शेल आपका M, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन की। लेकिन बेटा एक ऐसा रूल है कि हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटी से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। जैसे कि हर ऑर्बिट का अपना एक मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। हालांकि उसकी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन वो हाईली चार्ज हो जाएगा अगर हमने उससे ज्यादा उसमें रखा तो इसके लिए क्या किया गया, अगेन उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन रखे गए, 2 4 6 8। और जो आखिरी, अब 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन गए, अब एक और बचा, अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को कहां रखेंगे, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को एक और ऑर्बिट बनाना पड़ेगा और उसमें रखेंगे। तो देखो सोडियम के किस में आया, 4th पीरियड में आया। तो सोडियम के पास कितने शेल हैं, 1 2 3 4, 4 शेल हो गए। और सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगेन 1। तो आप हाइड्रोजन ले लो, लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, सबका आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि ये सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी ऑर्बिट जो होता है वो 1 होता है। आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं ये सिर्फ पीरियड 2 ग्रुप के यानी एस ब्लॉक पे बात करने वाला हूं। जैसे कि मैं अब एक चीज आपको समझ में आ गया कि जब भी हम पीरियड
ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा। और जब भी हम एक रो में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, क्या कहा मैंने, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि वैलेंसी बढ़ती जाएगी। आपको पता है वैलेंसी क्या होती है? जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच गए वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। जैसे कि चलो मैं दूसरे पे बात करता हूं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, और बेरिलियम कितने पीरियड में आ रहा है, सेकेंड पीरियड में, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेरिलियम। तो इसका जो पहला ऑर्बिट है के वाला, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहला ऑर्बिट है। बट बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, तो 4 में से 2 गए तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, अगले ऑर्बिट में। अब आप देखो कि बेरिलियम सेकेंड पीरियड में आता है, इसके लिए इसके पास 2 शेल हैं, और चूंकि ये सेकेंड ग्रुप में आता है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था। सेकेंड बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने 10। 10 में से 8 कहां जाएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में, बचे कितने 2, वो कहां जाएंगे, थर्ड ऑर्बिट में। अब आप देखो मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में आता है, तो यहां पे KLM, एक शेल बढ़ गया, थर्ड पीरियड में आ गया तो, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप में आता है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की। बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की। वैलेंसी मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये किस पर, वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस पर डिपेंड करता है, ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा। कैल्शियम का देख लेते हैं, Ca। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बचे 18, तो ले लो पहला शेल और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब 18 में से दूसरे में जाएगा 8, बचेगा 10, तो एक और ऑर्बिट ले लो, 2 4 6 8। अब 10 जो ऑर्बिट आएगा, तीसरा ऑर्बिट, उसमें कितना लेंगे, हालांकि कैपेसिटी 18 का है लेकिन फिर भी उसमें हम 8 से ज्यादा नहीं ले सकते, 8 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो अगेन फिर से 8, बचा कितना 2, तो पहले 8 ले लो, 2 4 6 8। तो अभी भी कितने हो रहे हैं, 18 हो गए, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो एक और ऑर्बिट ले लो और यहां पर ले लो। तो ये हो गया आपके पूरे 20 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 2, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे शेल में 2। कैल्शियम का क्या होगा, 2 8 8 2, पहले शेल में 2, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2। तो एक चीज आपने नोटिस किया, चूंकि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब सेकेंड ग्रुप में आते हैं, तो सेकेंड ग्रुप में आते हैं, इसके लिए इन सबका वैलेंसी जो है 2 2 और 2 है। पहले ग्रुप के सारे एलिमेंट का वैलेंसी कितना है, 1, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1। अगर भूल गए हो, वीडियो को फिर से प्लेबैक करो, वापस जाओ, बैक में देखो, आपको पता चलेगा। ओके, मैं बता रहा था आपको वैलेंसी। वैलेंसी कैसे पता करते हैं बेटा, वो
इलेक्ट्रॉन लूज करना या इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही उस एटम की, उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है। तो वैलेंसी फाइंड कैसे करते हैं? याद रखना कि जितनी कैपेसिटी उसके ऑर्बिट की होगी उससे आधे से कम हुआ तो लूज कर देगा, और अगर आधे से ज्यादा हुआ तो वो गेन करेगा। जैसे बेरिलियम की बात करता हूं, बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी एल की कैपेसिटी कितनी है? वो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 8। वो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन है कितना? 2। यानी कि 8 का आधा कितना होता है? 4। 4 से कम है ना, तो 4 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, अच्छा उसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 है उसके पास, होना कितना था? 8। तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और अपना एक ऑक्टेट पूरा कर लेगा। यानी कि ये फिर ऑक्टेट, ये जो शेल है वो गायब हो जाएगा, ये शेल जो है गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से मैग्नीशियम भी वही करेगा। इसके आउटर मोस्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है? 18, बट उसके पास शेल है 2। 18 का हाफ होता है 9, तो 9 से तो कम है ना। आधे से अगर कम हुआ तो वो लूज करेगा, आधे से ज्यादा हुआ तो वो गेन करेगा। तो पहले आपको ये समझ में आया पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है और कॉलम किसे रिप्रेजेंट करता है। पीरियड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल्स को, नंबर ऑफ शेल्स को, और ग्रुप रिप्रेजेंट करता है उस एलिमेंट के वैलेंसी को, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। व्हाट आई सेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सो आई होप ये समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं आपका फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। ठीक है, तो अगर मुझे फ्लोरीन की वैलेंसी पता करनी है, क्या करना होगा? सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन करना है। पहले शेल में कितना जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 एंड 7। अब देखो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, अच्छा एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, फ्लोरीन के पास कितने ऑर्बिट है? 2। तो ये किस पीरियड में आएगा? जल्दी से जवाब दे दो, मैं नहीं बताने वाला, आप मुझे इसका आंसर दे दो। फ्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल कितने है? फ्लोरीन के पास 2 ऑर्बिट है, यानी कौन से पीरियड में आएगा? आप बता देना। ठीक है, अब देखो इसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2, 4, 6, 7, 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। और आपको पता है पहला शेल को K से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को L से रिप्रेजेंट करते हैं। K की कैपेसिटी 2 है और L की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की है। तो अब ये L क्या करेगा? अपने यहां पर वो इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा? सोच के बोलो, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा? अब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी है 8 और उसके पास है 7। तो मैंने क्या कहा था, कब वो लूज करता है? जब कैपेसिटी का हाफ से कम हो। उसके पास जो कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन रखने की है, बट उसके आधे से कम है क्या? ज्यादा है। तो यहां पे ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन लेना बेहतर इसके लिए होगा। तो यहां पे फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और वहीं पे कैल्शियम
कैल्शियम क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि उसको कंप्लीट करने के लिए ज्यादा चाहिए और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ज्यादा चाहिए। इसका ऑक्टेट में अगर एक इलेक्ट्रॉन अभी आ गया, इसके लास्ट ऑर्बिट में, ऑक्टेट भी बोलते हैं, उसके अगर लास्ट ऑर्बिट में एक भी इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो गया ना बेटा। तो ये 7 लूज करने के बजाय एक गेन करना ज्यादा पसंद करेगा। वहीं कैल्शियम को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उससे बेटर है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। बेरिलियम में भी वही है, 8 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय 2 को लूज कर दो, वो ज्यादा आसान काम है। ठीक है, तो आपको वैलेंसी समझ में आ गई होगी कि किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है। हाफ से कम होगा तो वो लूज करेगा, हाफ से ज्यादा होगा तो गेन करेगा। अब यहाँ पे फ्लोरीन के पास 8 का हाफ कितना होता है, 4 से ज्यादा है ना, तो यहाँ पे वो गेन करेगा। क्लियर? ठीक है।